डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स। साउंड वेव इज अ longitudinal wave which consists of compressions and rarefactions traveling through a medium. As we know that in the previous class there are two types of wave, longitudinal wave and transverse wave. साउंड वेव क्या है? आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो कंप्रेशंस एंड रेयरफ्रैक्शन से मिलकर बना होता है और किसी न किसी मीडियम से ट्रेवल करता है, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, अ साउंड वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय 5 कैरेक्टरिस्टिक। किस साउंड वेव को हम पूरी तरह से, अ साउंड वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। एक साउंड वेव को हम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स द्वारा पूरी तरह से डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है साउंड वेव का वेवलेंथ, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है एम्पलीट्यूड, साउंड वेव का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइम पीरियड, साउंड वेव का फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी एंड फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वेलोसिटी और स्पीड। साउंड वेव के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है वेवलेंथ, दूसरा है एम्पलीट्यूड, तीसरा है टाइम पीरियड, चौथा है फ्रीक्वेंसी और पांचवा है वेलोसिटी और स्पीड। एक एक करके इन सबको डिफाइन। वेवलेंथ, नाउ वी विल डिस्क्राइब द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, दैट इज वेवलेंथ। अब हम साउंड वेव का पहला कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ को डिफाइन करेंगे। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ इज द मिनिमम डिस्टेंस इन विच, वेवलेंथ वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जिसमें कोई साउंड वेव रिपीट करता है। इट इज द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। वेवलेंथ क्या होता है? एक कंप्लीट वेव की लेंथ होती है, लंबाई होती है। वेवलेंथ क्या होती है? इट इज द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा। वेवलेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ग्रीक लेटर लैम्डा से। वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? ग्रीक लेटर लैम्डा से। द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें वेवलेंथ की, क्या होती है? मीटर होती है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्क्राइब द वेवलेंथ थ्रू द डायग्राम। Here we draw the x-axis like this. Suppose that wave is travel in this manner, up and down. Fine. ये मैक्सिमम हाइट, ये पीक जो होता है इसे बोलते हैं हम क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। ये क्या है? क्रेस्ट, जो एक्स वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एम्बोस्ड है। इस पीक को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव इज वेवलेंथ एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव इज एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ क्या थी? मान लीजिए एक साउंड वेव इस मैनर में ट्रेवल करती है, यूं, जिससे आपके ट्रफ और क्रेस्ट जनरेट होते हैं। तो वेवलेंथ हमने देखा था, इस अगर क्रेस्ट को हाफ कर दें, इस पीक पॉइंट के क्रेस्ट को हाफ कर दें, तो दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोले थे। दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ बोले थे, या फिर दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ लैम्डा बोले थे, या फिर जहां से साउंड जनरेट हो रही है इस पॉइंट से लेकर पॉजिटिव डायरेक्शन से लेकर नेगेटिव डायरेक्शन तक, जहां से जनरेट हो रही थी, मान लीजिए ए से जनरेट हो रही थी, एक इसने क्रेस्ट बनाया, एक ट्रफ बनाया। ठीक है, तो एक ट्रफ और एक क्रेस्ट कंप्लीट करने के बाद उसी एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर हो रही है, देखो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट होने के बाद फिर से एक्स एक्सिस पे आ गया। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ या लैम्डा। अब एम्पलीट्यूड की बात करें तो किसी एक क्रेस्ट या किसी एक ट्रफ को ले लीजिए, उसके पीक पॉइंट से हाफ कर लीजिए, पीक पॉइंट को हाफ कर लीजिए, पीक पॉइंट से एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो ये आपका मीन पोजीशन हो जाएगा। मीन पोजीशन से लेकर एक साइड की इस डिस्टेंस को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड, आइदर ट्रफ और क्रेस्ट। अब हम ट्रफ की बात करें, ट्रफ का पीक पॉइंट ये है,
यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। तो एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस, या फिर ये भी डिस्टेंस एम्पलीट्यूड हो जाएगा। फाइन। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स आर साइकिल प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। 1 सेकेंड में कितने वेव्स कंप्लीट हो रहे हैं, कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है, उसे वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकेंड में कितने साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, 1 सेकेंड में कितने कंप्लीट वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसे साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अदर डेफिनेशन देखिए, और द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहे हैं, उसे उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं वेव क्या होती है। एक कंप्लीट वेव क्या होती है? अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो सपोज दैट यहां से वेव स्टार्ट हुई है ना, एक क्रेस्ट बना और एक ट्रफ बना, तो एक कंप्लीट वेव हो गई। देखिए ये एक्स एक्सिस से यहां से स्टार्ट हुआ, एक क्रेस्ट बनने के बाद एक ट्रफ बन गया, फिर से एक्स एक्सिस पे आ गई, तो एक कंप्लीट वेव हो गई। ठीक है, इसे एक साइकिल कहते हैं। फिर यहां से एक और क्रेस्ट बना, एक और ट्रफ बना, फिर से एक्स एक्सिस पे आ गई। देखिए एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके एक सिंगल क्रेस्ट और एक सिंगल ट्रफ बनने तक को हम लोग एक साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, कितने वेव जनरेट हो रही हैं, उसे उस पर्टिकुलर वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकंड। 1 सेकंड में अगर एक वाइब्रेशन, एक वेव जनरेट हो रही है तो 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन, 2 साइकिल कंप्लीट हो रही है तो 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई। 1 सेकंड में 10 वेव जनरेट हो रही है तो 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो गई। तो 1 हर्ट्ज कितने के इक्वल होता है? 1 वाइब्रेशन पर सेकंड। हर्ट्ज से बड़ी यूनिट क्या है? किलो हर्ट्ज। 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। तो किलो हर्ट्ज को KSZ लिखते हैं। 1 KSZ इक्वल टू 1000 हर्ट्ज, दैट मीन 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज। ओके, अब किलो हर्ट्ज से बड़ी यूनिट क्या है? मेगा हर्ट्ज। 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है, यानी कि 10 लाख हर्ट्ज। 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल टू 10 लाख हर्ट्ज। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 1 मेगा हर्ट्ज में 10 लाख हर्ट्ज होता है। मेगा हर्ट्ज को MHz से लिखते हैं। 1 MHz इक्वल टू 10 टू पावर 6 SZ। अब मेगा हर्ट्ज से बड़ी यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी की? गीगा हर्ट्ज। 1 गीगा हर्ट्ज इक्वल टू 1 GHz इक्वल टू 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज। अगर हम इसको इंटरनेशनल यूनिट में देखें तो 1 मेगा हर्ट्ज आपका 10 टू द पावर 6 यानी कि 1 मिलियन हर्ट्ज के बराबर होता है, और 1 गीगा हर्ट्ज अगर हम देखें तो 10 टू द पावर 9 यानी कि 1 मिलियन हर्ट्ज के इक्वल होता है। बेटा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, अगर टाइम पीरियड दिया हो तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल f, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से लिखते हैं। स्मॉल f इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड को कैपिटल T से लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। दिस इंप्लाइज दैट f इक्वल टू 1 बाई कैपिटल T। नाउ we know that frequency small f equal to 1 upon capital T, time period. Frequency equal to 1 upon time period, where small f frequency and capital T equal to time period. When time period is given, then how to find the frequency? We use the formula this. To understand how to find the frequency when time period is given, let us take an example. Suppose that a simple pendulum having time period capital T equal to 0.5 second, then find its frequency. तो इसका सॉल्यूशन देखिए, here यहाँ पर दिया क्या है? कैपिटल T टाइम पीरियड दिया है 0.5 सेकेंड्स, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? स्मॉल f इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन मार्क। देन नाउ अप्लाई द फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी. We know that f equal to 1 upon capital
t, frequency equal to 1 upon time period. Now putting the value of time period 1, कैपिटल टी की वैल्यू क्या है आपके पास 0.5 सेकेंड्स। इसका डेसिमल हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नोमरेटर में भी करेंगे तो 10 1 जा 10 और डिनोमिनेटर में 10 5 जा 50 पॉइंट सिंगल डिजिट पे, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो वी हैव द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज। फाइन, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 2 हर्ट्ज। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लोग हिंदी में आवर्तकाल कहते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव और साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एक कंप्लीट साइकिल या वेव कंप्लीट वेव की साइकिल। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लोग हिंदी में आवर्तकाल कहते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव और साइकिल इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एक वेव कंप्लीट करने के लिए जितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, एक वेव कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम उस वेव का क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लीजिए, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड कैपिटल टी इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी स्मॉल f. Suppose that we have frequency equal to 2 hertz, then time period will be, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज की है तो टाइम पीरियड कितना होगा ये निकालना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है 2, फ्रीक्वेंसी कितना है 2 हर्ट्ज। 2 करेंगे बेटा, इसको डिवाइड करेंगे 1 को 2 से तो 0.5 सेकेंड्स आ जाएगा। टाइम पीरियड कितना आ गया 0.5 सेकेंड्स। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव इज वेलोसिटी ऑफ वेव और स्पीड ऑफ वेव। The distance traveled by a wave in 1 second is called velocity of wave or speed of wave. एक सेकंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक सेकंड में वेव कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे वेव वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ वेव कहते हैं। वेव वेलोसिटी को इंग्लिश के स्मॉल लेटर v से डिनोट करते हैं। द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इज मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड पावर -1। वेलोसिटी ऑफ वेव का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। दैट मींस वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वेवलेंथ के बराबर। तो डिस्टेंस ट्रेवल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेवलेंथ अपॉन टाइम टेकन। सो फार्मूला फॉर वेव वेलोसिटी इज, या वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन और वेवलेंथ अपॉन टाइम टेकन, where we can denote velocity of wave by small v, distance travel और wavelength को lambda से डिनोट करते हैं, अपॉन टाइम टेकन को कैपिटल टी से। तो v इक्वल टू लैम्डा अपॉन कैपिटल। एग्जांपल, वी हैव टू फाइंड द वेव वेलोसिटी v if wavelength lambda equal to 50 meter and time taken equal to 20 seconds, then v equal to lambda by t. Now putting the value of lambda, that is 50, and putting the value of time taken, 0 0 should be cancelled, 5/2, 5 को 2 से डिवाइड करने पर 2 2 जा 4, 5 जा 10, कितना आ गया वेव वेलोसिटी 2.5 यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल लर्न द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू
wave, sound wave. Suppose that we have a pendulum, simple pendulum. मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसको हम एक स्ट्रिंग से, एक दीवार में लगी कील से स्ट्रिंग से बांध दिया। ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है जिसे बॉब कहते हैं। इस वेट को क्या कहते हैं? बॉब। अब हमने क्या किया, इस बॉब को एक साइड इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लाए। अब ये जिस सिंपल पेंडुलम रेस्ट में है, इस रेस्ट में जिस पोजीशन पर है, इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से हमने इसको लेफ्ट साइड स्ट्रेच किया, इसको पकड़ करके यहाँ कर दिया। तो ये जब इसकी पोजीशन ये होगी तो इस रस्सी की पोजीशन यूं हो जाएगी। तो मीन पोजीशन, रेस्ट पोजीशन से हम इधर जितना लेफ्ट साइड किए हैं, ये डिस्टेंस मीन पोजीशन से, इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर एक साइड हमने इसको डिस्प्लेस किया। अब जब इस बॉब को छोड़ेंगे, हमने इधर डिस्प्लेस किया एक साइड, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है बेटा। मेन पोजीशन से एक साइड एक्सट्रीम पोजीशन तक की डिस्टेंस को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब इसको मान लीजिए यहां से यहां पकड़कर छोड़ा, छोड़ने के बाद फिर ये क्या करेगा? इधर जाएगा, इस साइड उतनी ही डिस्टेंस पर। तो ये इधर इस साइड इतनी ही डिस्टेंस पर जाएगा। ठीक है। तो इस रस्सी की पोजीशन ये हो जाएगी, ये इस पोजीशन पे गया। हमने क्या किया? मीन पोजीशन से इसको डिस्टर्ब किया, डिस्प्लेस किया लेफ्ट साइड। जैसे ही लीव किया फिर मीन पोजीशन से जाएगा, होकर के नेक्स्ट राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और फिर यहां से यहां आ गया। तो एक वेव कंप्लीट होता है, एक वाइब्रेशन या एक वेव कंप्लीट होता है। फिर से समझ लीजिए। सपोज दैट ये सिंपल पेंडुलम एक स्ट्रिंग के सहारे लटका हुआ है जिसे हम बॉब कहते हैं। हमने लेफ्ट साइड इसको खींचा, खींचने के बाद इसकी पोजीशन ये हो गई। अब यहाँ पे जैसे ही छोड़ेंगे फिर से ये मीन्स होते हुए एक राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा। यहाँ से होकर फिर से जहां से मैंने लेफ्ट किया था, जहां से इसको छोड़ा था, यहां पहुंच गया। तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है या एक ओसिलेशन या एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक सेकंड में ये जितनी बार वाइब्रेशन करेगा उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मान लीजिए एक सेकंड में ये 10 टाइम्स गया और आया, इस जगह से 10 टाइम्स गया और आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज हो जाएगी। एक सेकंड में ये 20 टाइम्स गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 20 हर्ट्ज। कैरेक्टरिस्टिक को हम ट्रांसवर्स वेव के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी है। वेव की डायरेक्शन हमारी ये होगी, मान लीजिए पॉइंट ए से बी की तरफ। ठीक है। तो मान लीजिए कोई ट्रांसवर्स वेव इस मैनर में जनरेट होती है। तो बेटा ये जो पीक है, वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो पीक बन रही है, टू पीक्स के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ। दो पीक्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। या फिर ये वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में दो पीक के बीच के डिस्टेंस को भी हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। लेकिन ऊपर जो वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो आपको पीक मिल रही है, ये कंप्रेशन होता है और इस कंप्रेशन को हम लोग क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये कंप्रेशन को क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। तो दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं और जो नीचे की डायरेक्शन में वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जो हमें पीक मिल रही हैं, इनके बीच की भी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। और ये रेयर फ्रैक्शंस होती हैं। ठीक है। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो पीक मिलता है नेगेटिव डायरेक्शन में, वो रेयर फ्रैक्शन होता है और रेयर फ्रैक्शन को हम लोग ट्रफ के नाम से भी जानते हैं। TROUGH, ये ट्रफ है। तो दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को या फिर दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। या फिर जहां से वेव स्टार्ट हो रही है,
ये यहाँ से वेव स्टार्ट, और एक ट्रफ बनने के बाद फिर से वो एक्स एक्सिस पर अगर आ गई तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। फाइन। एम्पलीट्यूड पता करना हो तो एक किसी एक ट्रफ से 90 डिग्री का, पीक से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींच दीजिए, तो यह डिस्टेंस आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, यह डिस्टेंस भी एम्पलीट्यूड हो जाएगा। किसी क्रेस्ट या किसी ट्रफ को पीक से आप एक्स एक्सिस पर मिला दीजिए तो वन साइड की डिस्टेंस एम्पलीट्यूड हो जाती है, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। फाइन।